हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम समझेंगे कि ब्लड क्या होता है। रक्त के बारे में हम जानेंगे कि रक्त यानी कि ब्लड या खून, या उसे कहें तो लहू। उर्दू में लहू कहते हैं, खून कहते हैं, हिंदी में उसे कहते हैं रक्त। तो रक्त होता क्या है, तो रक्त के बारे में हम समझेंगे। रक्त जो होता है, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्राकृतिक कोलाइड कहने का मतलब कि प्राकृतिक कोलाइड, कोलाइड उसे कहते हैं जिसके कणों के आकार, जैसे विलेय और विलायक के कणों के आकार दोनों के दो तरह होते हैं, एक का साइज बड़ा और एक का साइज छोटा। जिस तरह हम चलनी में आटा चालते हैं और पंखुआ ऊपर रह जाता है, उसी तरह वो भी होता है। अगर हम उसे छानते हैं तो कुछ कण जो होता है वो वहीं पे छाना जाता है और कुछ जो होता है वो नीचे पार हो जाता है जाली से। तो ये केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ना है कोलाइड के बारे में, ये विलियन में जो है, विलियन चैप्टर में। तो इसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो ये इतना समझिए कि प्राकृतिक कोलाइड है, और कोलाइड जो होते हैं उसके कणों के विलेय एवं विलायक जो घुलता है और जो घुलाता है, उसके दोनों के कणों के जो साइज होते हैं, आकार, वो भिन्न भिन्न होते हैं, बड़े और छोटे का अंतर होता है। तो ये प्राकृतिक कोलाइड है, नेचुरल कोलाइड है ये। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक मतलब आप देखते हैं घर में वायरिंग होगा तो तार कुदाया जाता है चारों तरफ, तो वो क्या है, वो एक संयोजी वायर है। उसी तरह जो पूरे बॉडी को कनेक्टिविटी हमारा करता है, जो रक्त जो है वो पूरे बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी में इधर उधर घूमता है। तो जो पूरे बॉडी में रक्त का कनेक्शन रखता है, कनेक्टिविटी रखता है, उसे हम संयोजी कहते हैं, मतलब संयोज के रखा है, संयोज के। तो उसे संयोजी उत्तक कहते हैं। ये उत्तक है, टिश्यू है, टिश्यू हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका जो पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है। क्षारीय कब होता है, जब 7 से ऊपर हो। तो इसका पीएच मान जो होता है खून का 7.4 होता है, 7.4 होता है इसका पीएच मान। तो ऐसे भी जब अगर पता होगा आपको कि 7.4 है इसका पीएच मान, तो ये क्षारीय ही होगा, क्योंकि पीएच स्केल में 7 जो होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और 7 से ऊपर जो होता है वो बेस होता है, और 7 से जो नीचे होता है एसिड होता है। तो इतना तो आपको पता है। अब ये देखिए, इसकी मात्रा जो होती है वो मेल में जो होती है वो ज़्यादा होती है। मेल में इसकी मात्रा 5.5 लीटर होती है, यानी कि 5.5 लीटर। और महिलाओं में 5 लीटर होती है, यानी कि पुरुषों से महिलाओं में कितना कम, कितने का, तो आधा लीटर का डिफरेंट रहता है। महिलाओं में इसकी मात्रा कम होती है, या इसलिए लिख दिया गया है फीमेल में 5 लीटर। अब इसका जो निर्माण हम देखेंगे कि निर्माण होता कहाँ है, आखिर ब्लड बनता कहाँ है, खून जो है, रक्त बनता कहाँ है, ब्लड। तो इसका निर्माण जो है, यहाँ आप देखिए कि निर्माण जो है, जो छोटे जो बच्चे होते हैं या भ्रूण में, जो पेट के अंदर जो गर्भ में पल रहे बच्चे होते हैं, उसका जो ब्लड है वो, उसका ब्लड बनता है लीवर में। लीवर में बनता है। भ्रूण वाले बच्चे का, जो गर्भ में बच्चा है, उस बच्चे का जो ब्लड है वो लीवर में बनता है। जबकि बड़े जो वयस्क है या जो बाहर आ गया, उसका जो है रक्त बनता है हड्डी के अस्थि मज्जा। हड्डी आप देखे होंगे कहीं भी, गाय बैल या कोई भी जानवर का बिगा होगा तो टूटा उटा हड्डी आप देखे होंगे। हड्डी के जो बीच में होता है, ऐसे जो टूटा रहता है, उसके बीच में एक जाली नुमा आपको दिखाई देता होगा, जाली, उसे कहते हैं हम अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, बोन मैरो अस्थि मज्जा कहते हैं। वहीं पे ब्लड का निर्माण होता है वयस्कों में, या फिर जो बच्चों में अस्थि मज्जा में निर्माण होता है इसका। अब हम लोग समझेंगे कि स्टोर, ब्लड स्टोर कहाँ होता है। बहुत लोग कहते हैं कि ये तो हृदय में होता है, तो हृदय में स्टोर नहीं होता। हृदय में अगर स्टोर हो गया तो हृदयघात, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये हृदय में नहीं होता है। जो स्टोर जो होता है, स्प्लीन यानी कि पलीहा या तिल्ली उसे कहते हैं, स्प्लीन में ब्लड जो होता है इस स्टोर होता है। इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, तिल्ली को या पलीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। और आपको पिछला क्लास में हम बताए थे कि जो आरबीसी जो डेड होते हैं, उनमें राइबोसोम नहीं होते हैं, राइबोसोम उनमें नहीं होते हैं। तो राइबोसोम नहीं होने कर जब आरबीसी मरते हैं तो कहाँ जाते हैं, स्प्लीन में। स्प्लीन में उन लोग के साफ सफैया का काम पूरा होता है, वहाँ से वो किए जाते हैं, हटाए जाते हैं। इसलिए स्प्लीन को कब्र, कब्र भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्र कहा जाता है किसको, स्प्लीन यानी कि तिल्ली या प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। और ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ब्लड वहीं पे जाके जाता है और वहीं पे स्टोर होता है ब्लड। अब हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल। इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा, जैसे तेल नहीं होता है, तेल घी डलडा ये सब रिफाइन वगैरह, उसी तरह चिपचिपा होता है। ये मोटे लोग में ज़्यादा होता है, जो चर्बी तेल कहते हैं, उसी तरह की तेज, बहुत खतरनाक होता है ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है। अगर ज़्यादा हो गया ना ब्लड में, तो ब्लड कहाँ जाएगा, फिर जाएगा हृदय में। हृदय में क्या करेगा कि चिपक जाएगा, हृदय में चिपकने लगेगा तो दिल तो, जो हृदय जो है अच्छा से पंप नहीं करने पाएगा। तो क्या है, जब प्रेशर वो मारेगा, चिपक गया तो कहाँ से, जब कचरा उसमें फंस रहा है तो उसी में हृदयघात हो जाता है, हार्ट अटैक आता है। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो।
तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है 200 ग्राम प्रति 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, इसे डेसीलीटर में मापा जाता है। तो ये डेसीलीटर में, डेसीलीटर लगभग इतना बड़ा होगा, उसमें भी ये 200 ग्राम होता है। तो अब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में हम जानेंगे। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन मेल में जो होता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर मेल में होता है और 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर फीमेल में होता है। अब फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर ये कम होता है। महिलाओं में हर एक चीज कम होता है, हीमोग्लोबिन भी कम होता है, आयरन भी कम होता है, ब्लड भी कम होता है और दिमाग भी कम होता है। दिमाग भी 100 ग्राम ज़्यादा होता है पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा। तो ये हीमोग्लोबिन देख लीजिए, मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब हम जानेंगे रक्त की परिसंचरण। परिसंचरण किसे कहते हैं? पूरे रक्त में शरीर को दौड़ने की क्रिया को हम लोग परिसंचरण कहते हैं। पूरे शरीर में जो दौड़ रहा है, जो हमारा ब्लड यानी कि रक्त, उस दौड़ने की प्रक्रिया को हम परिसंचरण कहते हैं। तो परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज कौन किया था? सबसे पहले तो विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक थे जो परिसंचरण के बारे में सबसे पहले खोज के किए थे कि ब्लड जो है पूरे शरीर में जाता है। बीपी जो होता है ना, बीपी जो नापता है डॉक्टर, कितना से 120 की स्पीड से ब्लड जाता है इधर, 120 की स्पीड से, और आता कितना है 80 की स्पीड से वापस होता है। इसलिए आपको बीपी में जब भी नापता होगा तो 120/80 श्योर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। यही होता है कॉमनली जो होता है। आगे पीछे हुआ तो कहेगा बीपी हाई है या बीपी लो है। तो ये बीपी समझ गए। इसी के रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। रक्त के कार्य की, रक्त जो ब्लड है वो कार्य क्या करता है? तो ब्लड जो है कार्य जो है, ये कार्य जो पहला कार्य है, ये तापमान, हमारे बॉडी जो होता है, शरीर होता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। बॉडी के ताप को एनर्जी नियंत्रित करता है। अब नियंत्रित कैसे करता है? जब आप देखे होंगे कि कोई भी चीज़ जब चलता है, जब वो चलते रहता है, गतिमान रहता है तो गर्म रहता है। जैसे ये देखिए, अब घर्षण करता है, चलता है, हाथ ऐसे ऐसे कीजिएगा आप तो गर्म रहता है, जब तक रगड़ेंगे, छोड़ देंगे तो फिर ठंडा हो जाता है। उसी तरह जब तक हमारे शरीर में ब्लड का परिसंचरण होते रहेगा, यानी कि खून दौड़ते रहेगा, तब तक हमारे शरीर का टेम्परेचर कम नहीं होगा, बना रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा हमेशा। तो ये ताप नियंत्रण को करता है। जब तक चलते रहेगा 37 डिग्री रहेगा, ताप नियंत्रित रहेगा। और दूसरा जो काम होता है पोषक पदार्थ का परिवहन। पोषक पदार्थ का परिवहन यानी कि हीमोग्लोबिन के द्वारा, सॉरी हीमोग्लोबिन नहीं, पोषक पदार्थ का परिवहन जो हमारे शरीर में है पूरे बॉडी में, वो रक्त के द्वारा ही तो जाता है, रक्त में ही तो जाता है। कोई जब हमें इंजेक्शन लगाया जाता है तो इंजेक्शन में क्या होता है? इंजेक्शन में कुछ एनर्जी होते हैं जो बॉडी के फायदे के लिए होते हैं, तो ये लगा दिए जाते हैं, ब्लड नस में लगा दिए जाते हैं। अब नसों में लगा दिए जाते हैं तो नस के माध्यम से ब्लड में ही, तो ब्लड के पूरे ब्लड से ही तो पूरे शरीर में जाता है, उसका होता है परिवहन। तो अच्छे पोषक पदार्थों का परिवहन ब्लड करता है और जो है गैसों का परिवहन भी करता है। आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में हम बता दिए थे कि गैसों का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, जो रक्त में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, ब्लड, और वो गैस यानी कि ऑक्सीजन और O2 का परिवहन करता है। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाता है और वहां से O2 को उठा करके लाता है यहाँ फेफड़ा तक। फिर तो गैसों का परिवहन हो गया। उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। अब उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन क्या है? उत्सर्जी पदार्थ जैसे हम पेशाब करते हैं तो वो ब्लड के माध्यम से ही वापस आता है। जब हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से जो पानी रहता है, पूरे शरीर का जो खराब पानी रहता है, उसमें बहुत केमिकल्स भी होते हैं, यूरिया वगैरह, अमोनिया वगैरह, तो वो सब कहाँ जाता है? किडनी में जाता है। किडनी उसको क्या करता है? अलग कर देता है, खून को अलग करता है और जो है पेशाब उत्सर्जी खराब पदार्थ है उसको अलग करता है। तो ये क्या हुआ? उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन भी करता है। उत्सर्जी पदार्थ यानी कि वो जो पेशाब था वो पूरे शरीर से निकला हुआ था, पूरे शरीर का कचरा निकला था, तो उसका परिवहन की कौन किया? ब्लड के माध्यम से ही तो किया। तो किडनी क्या करता है? ब्लड को छान देता है, पेशाब को अलग और ब्लड को अलग। तो ये होता है। अब हम जानेंगे कि रक्त के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी याद रखना होगा आपको, ये दोनों होता है। रक्त के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। अब हम जानेंगे यहाँ पर रक्त के बारे में, जो कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो ये ब्लड जो होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं। आप कभी शरबत पिए होंगे चीनी वगैरह का गर्मी के दिनों में, या कभी तो आप देखे होंगे कि एक गिलास या लोटा या जो भी लिए होंगे उसमें पानी लिए होंगे और एक ओर से चीनी लिए होंगे। तो ठोस सॉलिड वाला कौन हो गया? चीनी हो गया, और लिक्विड फॉर्म में हो गया वो पानी हो गया। उसी तरह ब्लड में भी होते हैं। ब्लड में एक प्लाज्मा होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और कार्पल्स जो होते हैं वो होते हैं सॉलिड, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में होते हैं। तो लिक्विड
लिक्विड में हमारा फाइब्रिनोजन होता है। फाइब्रिनोजन को अगर हम निकाल देंगे तो फाइब्रिनोजन को निकाल देंगे तो प्लाज्मा का कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, पीला एकदम पतला पीला जिसे पंचोल छोल कहते हैं। तो प्लाज्मा का कलर पीला हो जाएगा और ये रहेगा तो गाढ़ा पीला, गाढ़ा रहेगा और पीला गहरा पीला हो जाता है। तो ये फाइब्रिनोजन। अब हम देखेंगे कि जब किसी भी कभी भी आपको डॉक्टर अगर चेक करता है, आपको अगर बुखार है या कोई बीमारी है तो आपको शरीर से ब्लड लेता है आपके, और उसमें कुछ देर के लिए आपको रख देता है एक जार में लेके, या सिरिंज में ही लेकर के रख देता है कुछ देर तक। आप देखेंगे कि वो 20 मिनट आधा घंटा के बाद लगभग खून जो होता है, ब्लड जो होता है, नीचे लाल की ओर बैठ जाता है, लाल वाला, ऊपर एकदम पानी की तरह हल्का पीला में होता है। तो वो प्लाज्मा होता है जिसे हम सीरम कहते हैं। हर एक टेस्ट, हर एक जांच उसी से होता है, ब्लड से नहीं होता है। सीरम जिसे कहते हैं वो प्लाज्मा से ही होता है। तो ये प्लाज्मा के बारे में आप समझ गए। अब हम इस ओर समझते हैं कार्पल्स यानी कि रुधिराणु के बारे में। इसे हिंदी में रुधिराणु कहते हैं। अब रुधिराणु के बारे में हम देखेंगे कि रुधिराणु में 3 होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये तो आपको नाम पता हो गया, सिंपल नेम। अब इसका कुछ होता है टेक्निकल नेम। टेक्निकल नेम है आरबीसी का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का टेक्निकल नेम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। ल्यूकोसाइट की घट बढ़ जाने से कैंसर हो जाता है, जिसे ल्यूकोमिया हम कहते हैं। ल्यूकोमिया नामक बीमारी इसी के घटने बढ़ने से होता है। अब हम जानेंगे कि आरबीसी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो आरबी की जो संख्या होती है हमारे बॉडी में अवरेजन लगभग 5 मिलियन यानी कि 50 लाख होते हैं। 50 लाख संख्या होती है इसकी, यानी कि 5 मिलियन होते हैं। 5 मिलियन 10 मिलियन का एक, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो 50 लाख में 5 मिलियन। अब देखेंगे डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स का। तो व्हाइट ब्लड कार्पल्स की संख्या जो होती है वो 10,000 होती है, और प्लेटलेट्स का जो होती है, प्लेटलेट्स का 2 लाख होती है। अब हम जानेंगे कि इसके जीवन काल कितने होते हैं। तो इसके जो जीवन काल है, आरबीसी का जो जीवन काल है 120 दिन होता है। आरबीसी 120 दिन तक ही जिंदा रहता है। 120 दिन के बाद, 120 दिन के बाद ये डेड हो जाते हैं या खराब हो जाता है, मर जाते हैं। तो और ये जो डब्ल्यूबीसी है वो 4 दिन में, और ये जो प्लेटलेट्स है वो 7 दिन में। तो ये जो इनका ये जीवन काल है। अब अब आप देखेंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करता है, सॉरी जो लाइसोसोम, ये जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में जो राइसोसोम होते हैं, राइसोसोम नहीं राइबोसोम जो होते हैं। अब राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम क्या करते हैं, वहाँ पे डेड कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। डेड कोशिकाओं को, उनके पास एक लिक्विड होता है, उसे डालकर वो नष्ट कर देते हैं। लेकिन आरबीसी के पास राइबोसोम नहीं होता है। आरबीसी के पास राइबोसोम नहीं हो सॉरी राइबोसोम नहीं, लाइसोसोम। आरबीसी के पास लाइसोसोम नहीं होता है। तो लाइसोसोम इसके पास नहीं होता है, तो ये जो डेड होते हैं 120 दिन बाद, तो इनका सफैया कैसे होता है। तो इनका सफैया जो होता है, ये ब्लड चले जाते हैं, सीधे चले जाते हैं। और जहाँ ब्लड बैंक है हमारा, स्प्लीन या प्लीहा, तिल्ली जिसे कहते हैं हम, तो तिल्ली में चला जाएगा। वहाँ पे उसे चलनी लगल रहता है, और जो मर गया उसे छान देते हैं। जैसे हम चाय छानते हैं, चाय में ना जो चाय जो अगर पक जाता है हमारा तो वो खराब हो गया, अब उसको निकालना है तो एक जाली चलनी का प्रयोग करते हैं, चाय छन्नी का, तो उसमें डाल के वो निकाल देते हैं। उसी तरह ये होता है आरबीसी। आरबीसी डेड हो गया तो स्प्लीन या प्लीहा जो तिल्ली है उसमें इसे सफाया किया जाता है। इसलिए प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली को हम आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। तो इतना आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों के बारे में हम डिटेल से यहाँ पे जानेंगे। तो आरबीसी के बारे में चलिए जानते हैं। आरबीसी जो होता है उसका आकार गोल होता है, गोल आकार होता है, लेकिन गोल में चपटा होता है। चपटा, आप लोग पियाव खाए होंगे या देखे होंगे, पियाव जिसे बालूशाही कहते हैं, वो बालूशाही के आकार का होता है। बालूशाही के आकार का होता है, गोल आकार होता है पियाव की तरह, यहाँ लिख दिए हैं। ऊंचाई पर जाने पर इसकी आकार बढ़ जाती है। ऊंचाई पर जाने पर इसकी आकार बढ़ जाती है। इसका ट्रिक है, ऊंचाई जाने पर का साइन किधर है, ऐसे। ऊपर जाने को ऊंचाई पर जाने कहते हैं, ऊपर जाने पर इसका बढ़ जाता है, यानी कि दोनों ऊपर। ऊंचाई पर जाने पर इसका आकार बढ़ जाता है। अब इसमें लाइसोसोम जो होता है वो नहीं होता है, लाइसोसोम इसमें नहीं होता है। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम जो होता है वो कोशिकाओं के जो और डेड होते हैं उसमें पार्ट, जो राइबोसोम या केंद्रक जो भी है, इधर उधर जो भी होते हैं, तो उसको ये समाप्त कर देता है। तो इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, और केंद्रक भी नहीं होता है, तो केंद्रक भी नहीं होता है। तो अगर इसमें पूछेगा कि
किससे डीएनए की टेस्ट की जाएगी? आरबीसी से डीएनए की टेस्ट हो सकता है? तो क्या आपको हम बताए थे कि डीएनए जो होता है कोशिका के न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में डीएनए एवं आरएनए और जीन जो है पाया जाता है। इसमें तो केंद्रक के न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इससे कहाँ होगा? तो इससे नहीं टेस्ट हो सकता है डीएनए का। अब बात करेंगे कि इसमें रुधिराणु यानी कि रुधिराणु में 95% जो होते हैं वो आरबीसी होते हैं। रुधिराणु का 95% जो है उसमें आरबीसी होता है और बाकी के 5% में और अदर होते हैं। तो इसमें 95% होते हैं। अब हम देखेंगे कि रक्त अल्पता किसे कहते हैं? रक्त अल्पता या खून की कमी या रक्त की कमी या फिर उसे हम कह सकते हैं एनीमिया। तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आप बता सकते हैं? तो देखिए, एनीमिया जो होता है वो ब्लड की कमी से होता है। ब्लड में क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी ब्लड में आरबीसी होता है। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में होता है एफ यानी कि आयरन। तो आयरन की, अगर शरीर में आपकी आयरन की कमी है यानी कि खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है तभी एनीमिया, आरबीसी की कमी है तभी एनीमिया, ब्लड की कमी है तभी एनीमिया। अगर 4 ऑप्शन में से कोई भी आता है, ब्लड, रक्त, आरबीसी या आयरन और हीमोग्लोबिन, तो चारों में से होगा। बस आपको देखना है कि ऑप्शन में दिया क्या है, क्योंकि ब्लड में होता है आरबीसी, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। तो अगर आयरन की कमी आप में हो जाती है तो आपका क्या होता है? आयरन या हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी जब होता है तो होता क्या है कि आदमी को आलसी हो जाता है, ज़्यादा आलस होता है, ऐठात रहता है, ऐसे एकदम महियात रहेगा जैसे सूत के सुबह उठते हैं वैसे ही। और जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें उनमें आरबीसी जो होता है काफ़ी संख्या में होता है, अच्छा अच्छा खासा होता है। इसलिए वो देखिएगा कि इधर उधर तड़कते रहते हैं, इधर उधर नाचते खेलते रहते हैं। तो इसमें जिसमें हीमोग्लोबिन आयरन की कमी हो गया ना, तो इसमें तो सिंपल सा डॉक्टर लिख देता है, आयरन की एक टैबलेट आती है रेड रेड कलर की, तो उसमें उससे ये दूर हो जाता है। लेकिन आयरन वगैरह की हीमोग्लोबिन बढ़ाने और घटाने की जो क्रिया है, इसे डॉक्टर के सलाह पर ही करना चाहिए, वरना ये ज़्यादा रिस्की हो जाता है, ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये समझ गए कि एनीमिया या रक्त अल्पता, उसे ही दोनों एक ही है नाम। एनीमिया कहें या रक्त अल्पता या खून की कमी कहें, तो ये तीनों एक ही है। ये ब्लड, आरबीसी, आयरन एवं हीमोग्लोबिन सबके कमी से होता है, जिसे साधारणतः हम लोग कहते हैं रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी, क्योंकि ये सब खून में होते हैं इसलिए हम लोग कहते हैं खून की कमी। अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, ल्यूकोसाइट के बारे में। डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट था। अब ल्यूकोसाइट का आकार जो होता है, जो अनिश्चित होता है, किसी तरह का आकार हो सकता है अनिश्चित, तो इसका आकार जो है अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस इसमें होता है, तो इसमें डीएनए का टेस्ट हो जाएगा। अब ये क्या करता है? रोग से रक्षा करता है। ये रोग से रक्षा करता है। जैसे भी फिलहाल कोरोना आया था ना, तो कोरोना में क्या था, जो रोग के प्रति एंटीबॉडी वगैरह था, वही वही संख्या को बढ़ाया जा रहा था उसी को। तो ये रोग से रक्षा करता है। इसके जो प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो मुख्य काम करता है वो 3 प्रकार ही है। 3 प्रकार जो ये ऊपर में लिखा है, जिसे एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट एवं मोनोसाइट कहते हैं। तो एंटीबॉडी जो होता है वो क्या करता है? एंटीबॉडी, अगर आपके कोई शरीर में रिएक्शन हुआ या कोई भी वायरस या जीवाणु आता है, तो एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी उसको क्या करता है? देखने का, गार्डिंग करता है, गार्डिंग, होमगार्ड का काम करता है, देखते रहता है। और जब देखता है, ये देख लेता है कि कोई जैसे मच्छर काटा तो मलेरिया का बैक्टीरिया वहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या करता है? जाके सूचना लिम्फोसाइट को देता है। लिम्फोसाइट को कहता है, लिम्फोसाइट देखिए देखिए वहाँ पे आ रहा है। अब ये उठा और वहाँ देखा जा रहा है ऐसे, अब चलो किधर आया, आ रहा है यहाँ कहता है, इधर ये एरिया में कहाँ से आया, और जाके दोनों मिलकर मार देते हैं उसको। अगर उससे कमजोर नहीं पड़े तो ये मार देते हैं उसे, कमजोर पड़ गए तो नहीं मार पाते हैं। तो ये अगर मार देते हैं तो समाप्त हो जाता है, मर जाता है वहीं पे। अब एंटीबॉडी जाता है मोनोसाइट के पास, मोनोसाइट के पास जाता है। मोनोसाइट से कहता है कि मार दे लियो ओकरा, जाता है तो मार देता है। तो मोनोसाइट क्या करता है? मोनोसाइट उसको खा पी के, यानी कि उसको खा जाता है, उसको खाता है, यानी कि मरे हुए जीवाणुओं को खा जाता है। तो ये खा के नष्ट कर देता है, साफ कर देता है, साफ सफाई कर देता है खा के। तो अगर आपसे पूछेगा कि ये जो डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा आकार किसका है, तो कि मोनोसाइट का। मोनोसाइट ऐसे ही रहता है सिंपल, जब वो खा लेता है, खाता होता है तो बड़ा हो जाता है। तो ये मोनोसाइट जो होता है सबसे बड़ा होता है। अब लिम्फोसाइट में देखेंगे कि लिम्फोसाइट में टी की आकार होती है, ऐसे टी, अंग्रेजी के कैपिटल वाला टी के आकार के होता है, इसलिए इसे टी लिम्फोसाइट या टी सेल कहते हैं। अब हम जानेंगे कि जैसे HIV, अगर कोई HIV ग्रसित है तो उसमें क्या होता है? HIV ग्रसित पेशेंट में ये लिम्फोसाइट होता है, ये लिम्फोसाइट ही मर जाता है। जो ये मारता है रोगों को, एक्चुअल में जो रोगों को मारता है वो तो लिम्फोसाइट मारता है, तो लिम्फोसाइट ही मर जाता है, लिम्फोसाइट ही नष्ट हो जाता है हमारे शरीर से। तो जब ये ही नष्ट हो गया तो एंटीबॉडी तो वहाँ गार्ड कर रहे थे, देख रहे थे, देख के कुछ कर नहीं सकते हैं,
तो ये देख के खूब हल्ला कर रहे हैं, लिम्फोसाइट 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 गए, लिम्फोसाइट स्वर्ग के वासी हुए, अब कहाँ उठने वाले हैं। तो क्या करेगा, अगर हमारे शरीर में उस वक्त कोई भी बीमारी होता है, जैसे बुखार आया, तो बुखार ठीक ही नहीं होगा। कोई भी बीमारी जैसे पकड़ा तो वो ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि बीमारी को जो मारने वाला था, उसके जो वायरस को मारने वाला था वही नहीं, अब वो है ही नहीं, तो मारेगा कौन। तो मारेगा नहीं तो ठीक कैसे होगा। इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये रोग जब होता है तो लोग ना किसी से कह सकते हैं ना दिखा सकते हैं, ऐसा रोग होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। और ये जो तीन जो होता है, न्यूट्रोफिल, यूरोनोफिल और बेसोफिल, ये जो होता है इनका कोई मुख्य कार्य नहीं होता है। तो आप समझ गए एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बारे में। अब हम लोग समझते हैं बिम्बाणु यानी कि थ्रम्बोसाइट या प्लेटलेट्स के बारे में। तो ये प्लेटलेट्स जो होते हैं इनका आकार, आप उत्तल लेंस पढ़े होंगे बहुत पहले ही। उत्तल लेंस ऐसे होता है, इस आकार में, ऐसा ही आकार इनका होता है, उत्तल लेंस की तरह आकार होता है, बीच में उभरा हुआ होता है दोनों ओर, किनारे पर पतला। तो ये इनका आकार जो होता है वो होता है। अब ये जो केंद्रक के, इसमें केंद्रक नहीं होता है, यानी कि डीएनए टेस्ट यहाँ भी सक्सेस नहीं होगा, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। अब ये क्या करता है, ये शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। अब इनमें देखेंगे कि डेंगू, जब डेंगू होता है, डेंगू जैसे रोग हमारे शरीर में जब होते हैं, तो डेंगू में हमारे प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख थी, वहाँ पे 2 लाख होना है। ये एक किसी किसी का तो 8,000 10,000 पे आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, लोग चलते हैं तो चल ही नहीं पाते हैं, उसको उठाया जाता है, उठिए उठिए, उठ ही नहीं पाता है एक्चुअल में उसको। ये जो क्या करता है, प्लेटलेट्स में क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। उसको पावर नहीं आ रहा है, एनर्जी ही नहीं आ रहा है, सब डेंगू ले दिया तो कहाँ से उठेगा। इसलिए इसकी संख्या बहुत ही घट जाती है, इसलिए डेंगू में। अब इसकी संख्या अगर बढ़ाने के उपाय है तो इसमें कोई ही नहीं, ये आप बढ़ा सकते हैं अपने से, इसमें कोई वैसे डॉक्टरी इलाज की आवश्यकता जरा की नहीं है, क्योंकि इसमें कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। गुरुज आप जानते होंगे, गुरुज जो जंगल या गांव में बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसे गिलोय कहते हैं, बाबा रामदेव की भाषा में गिलोय कहते हैं इसे। तो ये गिलोय यानी कि गुरुज का आप सेवन कीजिए, गुरुज का रस पीजिए पीस के, जिससे आपका प्लेटलेट्स है वो सही रहेगा। डेंगू से आप सुरक्षित रहेंगे कुछ हद तक। एलोवेरा होता है, एलोवेरा जो देखे होंगे, एलोवेरा फ्रूट्स, फल आप जितना भी चाहे खा सकते हैं, खाइए फल। और गोट गोट फ्रूट्स नहीं, गोट मिल्क, बकरी के दूध, बकरी के दूध इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बकरी के दूध भी प्लेटलेट्स की संख्या बहुत बढ़ाती है तेजी से। अब ये जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स तो यहाँ कोई इंडिया में खाता है, अगर जाता है उसके घर तो लोग देख के ही समझ जाते हैं, उपरा लंग फल जात हो, कोई जरूर बीमार हो, ये समझ जाते हैं। तो इतनी गरीबी है इंडिया में। अब ये जो इसके बारे में तो समझ गए, अगर इसकी संख्या गए तो एनर्जी ही खत्म। तो ये तो सब मेंटेन रखना चाहिए। और ये जो है, इसमें आपका पूरा गया बीमारी। तो ये आपको तीनों जो है, तीनों मेंटेन करके रखना है। आपको डॉक्टर से चेक कराना है अगर आपको ऐसी कोई कमी लग रही हो तो। जैसे कोई स्टूडेंट चाहता तो है वो पढ़ना, लेकिन क्या है, एक एक घंटा, डेढ़ 2 घंटा में उसको आलस लगने लगेगा, नींद लगने लगेगा। तो ये सब किसकी है, WBC की कमी से होती है, WBC की कमी से होती है। और ये तीनों आपको मेंटेन रखना जरूरी है। तो ये ब्लड, ये चैप्टर अब अगला चैप्टर में होगा क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमना कैसे होता है। तब तक के लिए